जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सीरीज के तहत जो है उपन्यास विधा पर बात कर रहे हैं कि बच्चन जी की जो दृष्टि उपन्यास पर किस प्रकार रही है। तो पिछले क्लास में हमने विभाजित करके बताया था कि किस तरीके से उन्होंने संपूर्ण उपन्यास को जितने भी पृष्ठों में लिखा है उसको समग्र दृष्टि से विभाजित कैसे किया है। तो प्रयोग और मनोविश्लेषणवादी दृष्टिकोण के तहत हमने पिछले क्लास में देखा था कि उन्होंने किस तरीके से क्रमशः अगर देखें तो विस्तार से उन्होंने सबसे पहले अज्ञे जी के शेखर एक जूनी पे बात की थी, उनके उपन्यास में नदी के द्वीप पे अपने अपने अजनबी पे। जैनीन जी के सुनीता, इन पर भी बात की थी। त्यागपत्र पे धर्मवीर भारती जी के सूरज का सातवां घोड़ा, उस पर भी बात की थी। इनके अलावा जो है इन्होंने प्रयोगवादी धर्मिता के तहत और भी उपन्यासकारों पे बात की थी, जिनमें इन्होंने जो है शिव प्रसाद सिंह पर, शिव प्रसाद मिश्र पर बात की थी। उनकी रुद्र की बहती गंगा जो कि कुल 17 कहानियों से मिलकर जो है इनका काशी के 200 वर्षों के अविच्छिन्न जीवन प्रवाह को एक तरीके से हमारे सामने रखा है, एक गद्यात्मक इतिहास साकार हो उठा है। इनके अलावा प्रभाकर माचवे, गिरधर गोपाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो पिछले क्लास में क्योंकि वीडियो जो है वहीं पे रुक गया था, तो 2-3 लेखक प्रयोगवादी जो थे बचे हुए थे, उन पे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। और आज इसी कड़ी में हम दूसरा जो सेक्शन है प्रगतिवाद एवं मार्क्सवादी दृष्टिकोण से जिन लेखकों पर इन्होंने चर्चा की है उन पर बात करेंगे। इसमें इनका संपूर्ण समरी ये निकल के आता है कि जैसे यशपाल हैं, यशपाल की बहुत सारी कृतियों पे चर्चा की है, लेकिन झूठा सच हो, दिव्या हो, बहुत झूठा सच पे बहुत विस्तार से बात किया है। राहुल सांकृत्यायन की रचनाओं पे बात किया है, रांगी राघव पे बात किया है और अन्य लेखकों को भी लिया है। तो कुल मिला के कल हमने ये सेक्शन कवर किया था, जिसमें 2-3 लेखक बचे हैं, उनको पहले कर लेंगे। आज हम कंप्लीटली प्रगतिवाद को देख लेंगे। नेक्स्ट जो इन्होंने विभाजित किया है सामाजिक सांस्कृतिक उपन्यास, इसके बाद सांस्कृतिक मिथकीय, आंचलिक और आधुनिकता एवं जनवादी। तो इसमें भी 2 क्लास हो रहा है और इनका जो पूरा जो है 40 लगभग पेज में करके जो उपन्यास है वो आपका हो जाएगा कंप्लीट। ये वीडियो आपको और नोट्स मेरे जो चैनल मतलब मेरा जो ऐप है जिसको मैंने गद्य की विविध विधाओं और जो प्रमाणिक किताबों वाला सेक्शन बनाया उसमें ये अपडेट आपको मिल जाएगा। बाकी अभी ये कुछ क्लासेस यूट्यूब पे भी आ रही हैं। देखिए, अगर आपने पिछला क्लास देखा होगा तो क्योंकि ये वन लाइनर फैक्ट सीरीज के तहत नहीं है, ये कंप्लीट क्लास में आपको पॉइंटर भले ही दिख रहा है लेकिन पूरी जो व्याख्यात्मक दृष्टि है बच्चन जी की उस पर बात की जा रही है। पिछली क्लास में जब हमने बात किया था कि किस तरीके से इन्होंने शेखर एक जीवनी को बहुत ही विस्तार से देखा था और निहिलिस्ट विद्रोही किस तरीके से कहा जा सकता है उनको, उसको इन्होंने व्याख्यायित किया था बहुत ही प्रमाणिक ढंग से। इसमें हमने पूरा ही अच्छे से समझ लिया था पिछले क्लास में। तो हमने बात की कि पहले इन्होंने अज्ञे की 3 रचनाओं पे बात की थी और उसके बाद आप देखें कि जैनीन्द्र कुमार इन पे भी बात की, धर्मवीर भारती जी के सूरज के सातवां घोड़ा पे बात की और शिव प्रसाद मिश्र के रुद्र की कृत बहती गंगा, इनमें भी बात करने वाले हैं। तो हम पिछले क्लास में इतना कर ही रहते कि जो है वीडियो जो है हमारा स्किप हो गया था। अब यहाँ पे हम आगे थोड़ा सा इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए, अभी हम लोग प्रयोगवादी में ही देख रहे हैं कि अज्ञे के बाद जब ये बात करते हैं धर्मवीर भारती पे तो हमने कर लिया था प्रभाकर माचवे की कुछ रचनाओं में, परंतु एक तारा, द्वाभा, सांचा, जो, किशोर, 30-40-50, दर्द के पैबंदी, ये कुछ और रचनाओं का जिक्र किया था। अब शिव प्रसाद मिश्र जो है इनकी बात करते हैं कि शिव प्रसाद मिश्र जो इनकी रचना का नाम है रुद्र की बहती गंगा, 1952 में आता है। और इसमें आप देखेंगे कि कुल कहते हैं कि 17 जो कहानियां हैं वो अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र फिर भी एक तरंग न्याय से एक दूसरे से बधी हुई हैं। इसमें आप देखेंगे तो इन्होंने बात किया है कि जैसे इस कहानी में देखें तो नायक है काशी, काशी है जिसमें राजा बलवंत सिंह, नागर भंगड़ गुंडे, गलावंत गाड़ीवान, गंगा पान वाला, ये कुछ अन्य पात्र हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि सब अलग अलग हैं लेकिन अपनी मस्ती लापरवाही पुरानेपन में एक है जो है वो काशी है। तो इस उपन्यास में आप देखेंगे कि काशी की मस्ती को ये बिंबित करने वाली जीवंत बोली में, और अच्छी बात है 200 वर्षों के इतिहास को इसमें समाहित किया गया है। तो ये शिव प्रसाद मिश्र का ये रुद्र की बहती गंगा बहुत महत्वपूर्ण है जिनका इन्होंने जिक्र किया है। इसके बाद गिरिधर गोपाल, तो प्रयोगवाद में गिरिधर गोपाल का जिक्र करते हैं बच्चन जी। इनकी रचना चांदी रात के खंडहर, चांदनी रात के खंडहर लगभग वही 1954 में। और कहते हैं कि इसमें विशेष बात यह है कि 24 घंटे की जो जिंदगी है, 24 घंटे की जिंदगी को इसमें विश्लेषित किया गया है। कैसे? ये इसमें ये कथा होता है कि 5 वर्षों के बाद जो है जो लंदन से शिक्षा ग्रहण करके एक नायक होता है मध्यवर्गीय परिवार का,
वो जब वापस आता है तो देखता है उसकी खोखली आर्थिक स्थिति क्या है। तो बहुत मार्मिक ढंग से वो जो नायक का नाम होता है इसमें, नायक जो होता है बसंत, तो बसंत के माध्यम से उस जिंदगी को सामने रखा गया कि 24 घंटे की कालावधि के कारण अगर देखें तो उस अवधि में क्या परिस्थितियां, क्या मनोदशाएं, ये सारी चीजें होती, तो बहुत प्रभावशाली ढंग से रखा गया है। तो सिर्फ चांदी रात के खंडहर की बात की है, गिरधर गोपाल की चुनिंदा रचनाओं के संकलन पे इन्होंने बात की है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को नेक्स्ट ये रखते हैं और इनके बारे में कहते हैं कि इनका सोया हुआ जल, आपने कभी ना कभी इस उपन्यास को जरूर याद किया होगा, तो 1954 के आसपास ही है। और खास बात ये है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का सोया हुआ जल में आपको ये यात्रीशाली में ठहरे, यानी यात्रीशाला में ठहरे हुए, यानी एक दिन की कथा जो है आपको इसमें, एक दिन की एक रात की जिंदगी का वर्णन है सोया हुआ जल में, कि एक रात में अगर आप देखें तो जिंदगी किस तरीके थे, भूख प्यास, एक अतृप्ति का चित्रण, क्षोभ, ये सारी चीजें इसमें, तो एक तरीके कहते हैं सिनेरियो टेक्निक में लिखा गया प्रतीकात्मक उपन्यास है ये। तो अभी तक हमने जितने प्रयोगवादी उपन्यासकार, उपन्यास का जिक्र बच्चन जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में किया, उस पर हमने बात कर ली है। अब जब हम नेक्स्ट जाते हैं दूसरे सेक्शन में, तो दूसरा यहाँ पे शुरू होता है प्रगतिवाद, है ना। यहाँ से आप देखेंगे तो इन्होंने जो दूसरा सेक्शन है वो सेक्शन है प्रगतिवादी दृष्टिकोण, जो कि मार्क्सवादी यथार्थवादी उपन्यास। इसके बारे में इनका क्या कहना है कि अगर आप इसमें देखेंगे तो कविता की तरह उपन्यास में भी प्रगतिवाद की धारा चल निकली, जैसे कहते हैं कि कविता में था, वैसे ही आप देखेंगे उपन्यास में भी देखने को मिलता है। और इसके प्रवर्तन का श्रेय मानते हैं यशपाल। प्रवर्तन का श्रेय अगर प्रगतिवादी उपन्यास में ये मानते हैं कि ये यशपाल को जाता है। ये धारा जो है प्रगतिवादी वाला, ये धारा मार्क्सवादी द्वंदात्मक भौतिकवाद से अनुप्राणित है, जहाँ साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, साहित्य का मुख्य उद्देश्य समाज के शोषित वर्ग की चेतना को कुल मिला के हमें क्या करना है, जागृत करना है, और शोषक वर्ग के पाखंड को बेनकाब करना है। तो ये धारा मार्क्सवादी द्वंदात्मक भौतिकवाद से अनुप्राणित है, जहाँ साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, समाज के शोषित वर्ग की चेतना को जागृत करना। यशपाल के बारे में बात करें तो प्रगतिवादी धारा के सर्वोपरि पुरोधा यशपाल है, ऐसा मानना बच्चन जी का भी है। इनका कालजयी उपन्यास झूठा सच, जो कि 2 भागों में विभक्त है, वतन और देश का भविष्य, भारत विभाजन की विभीषिका और राष्ट्र निर्माण की त्रासदी पर आधारित एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है। और ये रचना जो है तत्कालीन ऐतिहासिक यथार्थ को पूर्ण प्रामाणिकता और निर्भीकता के साथ हमारे सामने रखता है। एक हमें अपने चैनल पे आपको, क्योंकि यूपीएससी के ऑप्शनल के सिलेबस में इनका दिव्या उपन्यास लगा है और बहुत ही जबरदस्त उपन्यास है, मैंने बहुत पहले चैनल पे वही कराया था। ये इस साल का एक ऐतिहासिक उपन्यास है, तो इन्होंने सामाजिक उपन्यास के साथ ऐतिहासिक उपन्यास और कालजयी उपन्यास लिखा दिव्या, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी मार्क्सवादी दृष्टि का उपयोग करते हुए नारी की उस समय की दास की स्थिति, ये सारी चीजों को इन्होंने उजागर किया है। इसके बाद ये राहुल सांकृत्यायन जी पे बात करेंगे। इन्होंने अपनी अगाध ऐतिहासिक विद्वता और मार्क्सवादी जीवन दृष्टि के प्रचार प्रसार हेतु इन्होंने, यानी राहुल सांकृत्यायन जी ने, सिंह सेनापति और जय योद्धेय जैसे उत्कृष्ट ऐतिहासिक गणतांत्रिक उपन्यासों की रचना की है, जिनमें प्राचीन भारत के गणराज्यों का अनूठा चित्रण है। तो यशपाल के बाद राहुल सांकृत्यायन भी हैं। रांगे राघव के बारे में कहते बहुमुख प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने मुर्दों का टीला लिखा है, और मुर्दों का टीला जो उसमें प्रागैतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता की पतन की पृष्ठभूमि में शोषित वर्ग की जुझारू और संघर्षशील चेतना को यहाँ पे प्रतिपादित किया गया है। इनका आप जैसे मुर्दों का टीला पढ़ते हैं, वैसे कब तक पुकारूं, है ना, कब तक वो पुकारूं करके है, नटों के नारकीय जीवन और सभ्य कलन में समाज की जो क्रूर शोषण है उसका मार्मिक दस्तावेज है, दिल दहला देने वाला। अमृत राय का जिक्र किया गया, मुंशी प्रेमचंद के सुपुत्र को अमृत राय, उनका उपन्यास बीज तत्कालीन कम्युनिस्ट विचारधारा आंदोलनों और नारों से प्रभावित एक राजनीतिक रूपक है, जबकि अन्य उपन्यास धुआं स्वतंत्रता के बाद देश में फैले बहुस्तरीय भ्रष्टाचार और नई पीढ़ी के भीतर उपजे गहरे मोहभंग को पूरी शिद्दत से रखा गया। तो मतलब कई रचनाकारों को आप देखेंगे, और कुछ रचनाओं को तो बहुत ज्यादा वरीयता इन्होंने दी है। कुल मिला के यशपाल का झूठा सच कंक्लूजन ये आता कि केवल एक विभाजन की कथा नहीं है, बल्कि ये सच की बंदीगिरी से कलात्मकता की ओर बढ़ता हुआ आधुनिकतावादी उपन्यासों के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक चुनौती बनकर हमारे सामने आता है, जो प्रगतिवाद के दार्शनिक उत्कर्ष को दर्शाता है।
तो अभी हमने देखिए पीछे जो है, इसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक यथार्थवादी उपन्यास शुरू हो जाएगा। तो अब क्योंकि हम प्रगतिवादी शुरू करने वाले हैं, तो सबसे पहले देखिए प्रगतिवादी उपन्यास में समय देखिए 1903 से 76, यानी कहते हैं कि जैसे कविता की तरह उपन्यास में भी प्रगतिवादी धारा चल पड़ती है। प्रवर्तन का श्रेय यशपाल को जाता है और समय भी बताते हैं 1903 से लेके 76 को। इनके बारे में कहते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन के सक्रिय सदस्य थे और इसके लिए इनके लिए ये प्रचार के लिए, क्योंकि एक तरीके से क्रांतिकारी आंदोलन के सक्रिय सदस्यों में से थे, तो उसके लिए इन्होंने विप्लव नामक पत्र जो है 1938, तो विप्लव नामक जो पत्र वो निकाला था यशपाल जी ने। और कहते हैं सच्चा क्रांतिकारी इस दिशा का वर्णन कर सकता था इन पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी बातों को जनता तक पहुंचाना। समग्रता अगर कहें तो ये कहते हैं कि यशपाल को देखें तो ये प्रेमचंद परंपरा के ही कथाकार है। तो अगर इनको आगे की तरफ अगर देखें तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रेमचंद परंपरा जो है उन्हीं के कथाकार कहे जाने चाहिए। और प्रेमचंद की विषय वस्तुओं को यशपाल ने नहीं अपनाया है कि यानी जैसे प्रेमचंद जी लिखते हैं उन्हीं विषय वस्तुओं को अपना ले, ऐसी बात नहीं। उनकी परंपरा के कथाकार कह सकते हैं। कैसे? विषय वस्तुओं को तो नहीं अपनाया, उन्हीं विषय वस्तुओं का परिग्रहण कर परंपरा, यानी परिग्रहण परंपरा नहीं और बदली हुई परिस्थितियों में ना हो सकती है, लेकिन जो संवेदना प्रेमचंद के उसमें था उसी के गुणात्मक परिवर्तन को ये आगे और उसी को धार देते हैं। तो इस तरीके से ये उस परंपरा को और आगे बढ़ाते हैं। अब इनका जो सबसे पहला उपन्यास है उस पर बात की है दादा कॉमरेड पे। कहते कि जो दादा कॉमरेड करके है 1941 में 1941 में लेखक की ये कहते हैं दादा कॉमरेड में ये अपनी विचारधारा का ही रूपांतरण, यानी यशपाल की विचारधारा का ही रूपांतरण दादा कॉमरेड में देखने को मिलता है। और उसमें भी कैसे? क्रांतिकारी आतंकवादी मार्क्सवाद में। किसको एक राजनीतिक उपन्यास बच्चन जी कहते हैं? इसको कहते हैं कि ये एक राजनीतिक उपन्यास है। एक तो दादा कॉमरेड यशपाल जी का पहला 1941 में, और दूसरी चीज एक राजनीतिक उपन्यास है क्रांतिकारी आतंकवाद से मार्क्सवाद में। ऐसा कहना किसका है? बच्चन जी का। अब ये तुलना कह रहे हैं कि इसके पहले अगर प्रेमचंद जी का देखेंगे तो प्रेमाश्रम और कर्मभूमि। कहते देखिए प्रेमचंद जी ने पहले लिखा था प्रेमाश्रम और कर्मभूमि, तो वो भी तो दोनों राजनीतिक उपन्यास पहले पेश कर चुके थे। वे गांधीवादी विचारधारा पर आधारित थे उनके। लेकिन जब हम कहेंगे कि दादा कॉमरेड कैसा है, तो यहाँ पे जैसे इनके बारे में कह रहे हैं कि ये दोनों अगर आप देखेंगे तो ये दोनों अगर आप देखें तो ये गांधीवादी विचारधारा पे है। लेकिन जब हम दादा कॉमरेड की बात करेंगे तो ये उसी जगह पे मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित है। दादा और कॉमरेड, यहाँ पे दो टर्म है, दादा और कॉमरेड। कहते दादा और कॉमरेड अलग अलग व्यक्ति हैं। जैसे दादा यहाँ पे हैं तो दादा चंद्रशेखर आजाद का प्रतिनिधित्व करते हैं और कॉमरेड स्वयं यशपाल का। तो समझने वाली बात ये भी है कि दादा कॉमरेड जो नाम रखा गया है इसमें कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो है दादा इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जब हम कॉमरेड की बात कर रहे हैं तो स्वयं जो है यशपाल कॉमरेड है। देखिए इतने विस्तार से इन्होंने बात की है ना, इसलिए हम एक एक चीज समझा दे रहे हैं कि कभी भी कोई आपसे पूछे दादा कॉमरेड में दादा क्या मतलब है, दादा का मतलब, तो हमें यहाँ समझना होगा कि दादा कॉमरेड में देखें तो दादा का क्या मतलब होगा। दूसरी चीज ये है कि दादा चंद्रशेखर आजाद का प्रतिनिधित्व करते, कॉमरेड स्वयं यशपाल का। दादा अपने आतंकवाद के प्रति अड़िग हैं यानी चंद्रशेखर जी, किंतु जो कॉमरेड हैं वो मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार मजदूरों का संगठन और पूंजीवादियों का विरोध करते हैं। तो दादा जो है यानी चंद्रशेखर वो आतंकवाद के, लेकिन ये मजदूरों और पूंजीपतियों के विरोध में है। मजदूर वर्ग की एक रेखीय विजय बड़ा ही भद्दा और सपाट सिद्धांत है। यशपाल इसकी जटिलता में नहीं बैठते। सेल की कथा को जोड़कर यौन नैतिकता को एक नया आयाम देने का प्रयास भी नारी को व्यक्तित्व नहीं दे पाता, क्योंकि परंपरा मुक्त ढंग से सुनीता की तरह क्रांतिकारी हरीश के सामने निरावरण होकर भी वह प्रेरणा का ही काम करती है। नारी क्या केवल प्रेरणा है? प्रेम को कोरे जीवशास्त्र से बांध देना उसे मनोवैज्ञानिक जटिलता से मुक्त कर देता है, ये कह रहे हैं।
दूसरी बात है देशद्रोही, यानी जब दादा कॉमरेड की बात ये कर लेते हैं तो दूसरे किस उपन्यास की बात करते हैं? देशद्रोही की, यहाँ पे देशद्रोही। दूसरा उपन्यास 1943 यानी 1941 में दादा कॉमरेड फिर देशद्रोही की बात करते हैं कि 43 का सरोकार है सन 1942 यानी 1942। 1942 में कहते हैं कि कांग्रेस द्वारा देखें तो देशद्रोही। 43 का सरोकार सन 42 में कांग्रेस द्वारा अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध छेड़े गए भारत छोड़ो आंदोलन से, यानी जो देशद्रोही 43 में लिखा गया उसका सरोकार 42 में कांग्रेस द्वारा अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध छेड़े गए भारत छोड़ो आंदोलन से है। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध में दुनिया की ताकतें दो शिविर में विभक्त हो गई थी। दो शिविरों में जो विभक्त हो गई थी मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में। अब क्योंकि कह रहे हैं कि उसी का सरोकार इससे है, उस समय दो शिविरों में विभक्त हो गई मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, और राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है अंग्रेजी साम्राज्यवाद की खिलाफत के लिए इस अवसर का चुनाव किया। क्योंकि इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से रूस भी युद्ध में शरीक हो गया था, जब आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ते हैं, इसलिए कहते हैं कि भारतीय कम्युनिस्टों ने राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियों के विरुद्ध लड़ाई में अंग्रेजों की मदद करने का निश्चय किया। क्यों किया था वो भी कारण बता रहे हैं, क्योंकि इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से रूस भी युद्ध में आ गया था, इसलिए भारतीय कम्युनिस्टों ने क्या किया, राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति के विरुद्ध जाकर अंग्रेजों की मदद का निश्चय लिया। देशद्रोही इस नीति के समर्थन में लिखा गया है, यानी जो समर्थन में लोग गए थे, तो देशद्रोही उपन्यास क्यों लिखा गया उसके पीछे का ये है, उस नीति की वास्तविकता के बारे में कम्युनिस्ट भी संदिग्ध हो गए थे। इसका नायक जो है, इस उपन्यास का नायक कौन है देशद्रोही का? डॉक्टर खन्ना करके। कभी कभी महत्वपूर्ण उपन्यास पूछ लिए जाते हैं उसके पात्रों। यहाँ पे कहते हैं कि देशद्रोही जो लिखा था उसमें नायक डॉक्टर खन्ना एक कमजोर, ऋणहीन, ढुलमुल और विलासी पात्र था, और मतलब इस तरीके से लिखा गया था पाठकों पर ना तो उसकी वैचारिकता का छाप पड़ता और ना कमजोर कार्यक्रमों पे, तो बहुत ज्यादा और चीजें इसमें समझना नहीं है। इसके बाद तीसरी जो उपन्यास की चर्चा है पार्टी कॉमरेड की। देखिए दादा कॉमरेड, फिर देशद्रोही, फिर पार्टी कॉमरेड। पार्टी कॉमरेड के बारे में क्या कहते हैं कि जो पार्टी कॉमरेड है इसकी बात करें तो 1947 कहते पार्टी कॉमरेड अपेक्षाकृत साफ सुथरा उपन्यास है, किंतु मताग्रह और यौनासक्ति इसमें भी कम नहीं है। और इसमें भी कहते हैं कि पार्टी कॉमरेड में अगर देखें तो एक पात्र का जिक्र है गीता भावरिया करके। गीता भावरिया का हृदय परिवर्तित कर उसे बलिवेदी पर चढ़ा देती है। गोया साम्यवादी होने के लिए छुरे की नोक से तीखी आंखों वाली लड़कियों का आकर्षण कोई बुनियादी बात। इसके बाद कहते हैं कि और भी जो उपन्यास है उसमें ये चर्चा करते हैं मनुष्य के रूप करके। मनुष्य के रूप उपन्यास करके है ये 1949। इसमें कहते हैं कि व्यवस्था और अर्थ मनुष्य को अमुष्य जो है, व्यवस्था और अर्थ मनुष्य को अमनुष्य बनाने में कितनी घिनौनी भूमिका अदा करती है, वो मनुष्य के रूप में आप देख सकते हैं इसमें। इसके बाद सीधे झूठा सच पे आ जाते हैं कि झूठा सच जो है उसका पहला भाग अगर देखेंगे 58 में, दूसरा भाग जो है 60 में देखने को मिलता है। कहते हैं कि ये सिद्ध कर देता है कि यशपाल बहुत विशाल फर्क पर जीवन के विविध रूपों को देखते हैं। उपन्यास क्योंकि दो भागों में है, और पहला भाग 58, दूसरा भाग 60, जिसमें आप देखेंगे कि जैसे वतन और देश करके है, नाम क्या है उसका? वतन और देश, और दूसरा नाम है देश का भविष्य। ये दो नाम से है। कहते हैं कि उपन्यास दो भाग इसमें प्रकाशित हुआ, वतन और देश, देश का भविष्य। प्रथम भाग के आवश्यक, यानी जो पहला है इसमें भी कह रहे हैं कि प्रथम भाग के आवश्यक में लिखा गया है कि देश के सामयिक और राजनीतिक वातावरण को यथासंभव ऐतिहासिक यथार्थ के रूप में चित्रित करने का प्रयास इसमें किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यशपाल जैसे ऐतिहासिक दृष्टि उपन्यास हिंदी उपन्यास में देखें तो कम लोगों में देखने को मिलता है। लेकिन विभाजन के बाद अगर देखें तो विभाजन के बाद देश के लाखों निरपराध आदमियों को तलवार की घाट उतार देना, कुटुंबविहीन कर देना, पाशविक यंत्रणाओं से जूझते हुए इन लोगों ने अपने लिए स्वतंत्र देश के लिए अनगिनत समस्याएं पैदा की। तो मानवीय यातना के इतिहास में ये विश्व की क्रूरतम घटनाओं में से एक घटना मानी जाती है, और लगभग
1946 से लेके 56 यानी दशक तक, 10 साल तक इस उपद्रव का कहते प्रभाव बना रहा। वैसे ही वतन और देश, कहते वतन और देश में जो वतन था वो देश नहीं रहेगा और जो देश था वो वतन नहीं रहेगा। वतन और देश के बीच विभाजक रेखा खींचने की जिम्मेदारी किसकी है? अंग्रेजों की या स्वार्थ प्रथा से घिरे देशभक्तों की? तो इस तरीके से यशपाल जी ने यहाँ पे राजनीतिक स्वार्थ प्रथा को धर्मांधता को रूप देकर जो दंगे हुए उनकी अनेक रोमांचक कहानियां इसमें आपको वतन और देश में पढ़ने को मिलेंगी। कैसे हिंदू मुस्लिम के पारस्परिक सौहार्द और संबंधों का बदलाव देश की अखंडता को ही ध्वस्त नहीं करता बल्कि बहुत से उच्चतर मूल्यों को भी समाप्त कर देता। जब आप इनके दोनों भागों को पढ़ेंगे तो वो मिलेगा, उन ध्वस्त मूल्यों के साथ साथ नए मूल्य। दूसरे भाग में दंगे से बचे, जैसे वतन और देश, देश का भविष्य, दो भाग में है। दूसरे भाग में देखेंगे कि दंगे से जो कुछ लोग बच गए हैं देश के भविष्य के संदर्भ में कैसे बनते बिगड़ते उनके मूल्य। तो इस तरह ये उपन्यास देश के एक दशक यानी 10 साल का प्रमाणिक दस्तावेज बन जाता है। अब दोनों के बारे में एक एक करके कहते हैं कि अगर जैसे वतन और देश आप देख रहे हैं तो पहला भाग आपको वतन और देश, देश की यथार्थ विघटन को रूपायित करता है, तो दूसरा भाग संगठन को। अगर ये पहला भाग है ये आपको क्या चीज दिखाता है? यथार्थ विघटन को। तो कुछ ही लोग बचे रह जाते हैं जब आप ये उपन्यास पढ़ते हैं, तो ये विघटन को रूपायित करता है। तो दूसरा भाग आपको संगठन को। विघटन का दृश्य उपस्थित करने के लिए जो सच्चाई चाहिए, जिसकी जरूरत है, वो यशपाल को प्राप्त है। इसलिए पहला खंड अपेक्षाकृत कहते ज्यादा प्रमाणिक, यथार्थ और मार्मिक लगता है, यानी वतन और देश ज्यादा प्रमाणिक लगता है। पर संगठन के लिए यानी जो दूसरा पार्ट है वो यथार्थ की अपेक्षा विधायक कल्पना से ज्यादा बनता है, यानी देश का भविष्य। दूसरे भाग में यानी देश के भविष्य में जहां तक देश में फैले भ्रष्टाचार का प्रश्न उसे अत्यंत निपुणता से चित्रित करके विश्वसनीय बनाया गया है। पहले और दूसरे दोनों भागों में कम्युनिस्ट पार्टी को तरजीह दी गई है। काफी वक्त शांति सभाओं, इन कार्यक्रमों में काफी वक्त बहस करने में चला जाता है। इस उपन्यास में थोड़ा सा पात्रों का भी जिक्र इन्होंने किया है, बाकी जो पढ़े होंगे उनको पता ही होगा। इसमें तारा, पुरी, कनक, ये तीन पात्र प्रमुख पात्र के तौर पे होते हैं। पुरी और तारा ये भाई बहन होते हैं, यानी पुरी जो होता है ये इसमें झूठा सच में भाई होता है। तारा जो होती है बहन होती है किसकी? पुरी की। और पुरी की ही प्रेमिका जो कनक और बाद में इनकी पत्नी बनती है। एक परिवार है, इसमें भिन्न कनक का परिवार दूसरा परिवार है। उपन्यास के दोनों भागों का कथानक इन्हीं परिवारों के इर्द गिर्द रहता है, वतन और देश। वतन और देश जो पहला है उस भाग में लाहौर के, यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो जिक्र मिलता है वो लाहौर के एक गली से जब शुरुआत होता है। वो गली क्या है? लाहौर की भोला पांधे की गली। भोला पांधे की गली से, मोहल्ले से जब चीजें शुरू होती हैं तो वहां पे रहने वाले अनेक परिवारों के साथ इन दो परिवारों के टूटने, अमानुषिक अत्याचार सहने और अंततः उद्भासित होने की कथा है। लेकिन देश के भविष्य में जाते हैं जब, तो देश के भविष्य में जो मुख्य पात्र के भारत आने, कैसे वो संघर्ष से जूझते हैं, क्योंकि विस्थापन का दर्द होता है, अपनी जगहों को छोड़ने का, वो संघर्ष देखने को मिलता है। तो एक तो पहले ही अपने गली में वो सारी चीजें, फिर कैसे जब विभाजन हो, एक जगह से दूसरी जगह लोग आए गए, फिर नए जगह की परिस्थितियां। भोला पांधे यानी वतन देश में, वतन और देश में भोला पांधे की गली में रहने वाली निम्न मध्यवर्ग की स्त्रियों की रूढ़ियां, रहन सहन, उनका कल्चर, आचार विचार, नोक झोंक बहुत ही मतलब रियलिस्टिक लगेगा आपको पढ़ के और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और उसमें भी कह रहे हैं कि इस उपन्यास में स्त्री को लेकर नैतिकता का प्रश्न उठाया गया है, किंतु इसमें दादा कॉमरेड, देशद्रोही और अन्य उपन्यासों की स्त्रियों की भांति इश्क लड़ाने वाली बुर्जुआ नैतिकता का स्वर विहार नहीं है। यहाँ पे देखिए, एक तारा है, ये कनक है। इन दोनों की परिस्थितियों से आप जब परिचित होंगे, तारा यानी पुरी की बहन और कनक यानी उनकी पत्नी, परिस्थितियों के संघर्ष में चुनने की शक्ति इनको प्राप्त होती है। वर्ग नैतिकता की बाल की खाल निकालने वाले उत्साही विचारकों की दृष्टि में तारा, तारा जो है यानी जो पुरी की बहन है, कैसे उसको जब धोखा मिलता है तो तारा के साथ जो है डॉक्टर प्राणनाथ आता है, तो कैसे वो प्राणनाथ का चुनाव करती है। और कनक, जब कनक यानी कनक
इनके भाई पुरी से प्रेम करते हैं और फिर शादी होती है, फिर धोखा कैसे मिलता है। तो कहते हैं कि कनक का एक झटके में पुरी से संबंध विच्छेद कर लेना ये वर्ग चरित्र के विरुद्ध है। बुर्जुआ वर्ग के डॉक्टर प्राणनाथ नैतिक दृष्टि से, यानी ये नैतिक दृष्टि उन्नत कैसे है, तारा उन्हें पसंद क्यों करती है। कनक जिस व्यक्ति से प्रेम करती है पत्नी बनती है, और कनक का जब अपने ही पति पुरी को दूसरी स्त्री के साथ वो सोया देख कर तो उसे माफ कर देना, ये उसकी वर्गीय नैतिकता के अनुरूप समझा जाता है कि पुरी के अन्य तुच्छेपन से समझौता न करना उसके विपरीत घोषित किया जाता है। तो मनुष्य के निर्माण में वर्ग के योग को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इस महत्वाकांक्षी उपन्यास की त्रुटि इस तथ्य में नहीं थे कि यह सच ज्यादा है झूठ कम है। ये कंक्लूजन ये देते हैं बच्चन जी कि सच ज्यादा है, झूठा सच जो कहा जा रहा है सच ज्यादा है। सच की बंदीगिरी से मुक्त होकर ही कला कला हो पाती है, क्योंकि झूठ कल्पना और रचनात्मकता अपने संश्लिष्ट संबंधों में साहित्य के यथार्थ में परिणित हो जाते हैं। तो कुल मिला के फिर भी अपने महाकाव्य महाफलक पर व्यापक ऐतिहासिक बोध के कारण आधुनिकवादी उपन्यासों के लिए चुनौती बनकर आता है। इनके अलावा इनके अन्य उपन्यासों की बात करें तो मेरी तेरी उसकी बात, ये अन्य इनके उपन्यास है मेरी तेरी उसकी बात करके है, और 1974 में ये कांग्रेस आंदोलन के उबाऊ इतिवृत्त बेमेल तथ्यों पर नाम स्थान परिवारों से भरा पड़ा है। तो कहते हैं झूठा सच के प्रकाश में ये उपन्यास बस श्रीहद सा लगता है, मेरी तेरी उसकी बात में कुछ भी नहीं है। इनके अलावा अन्य उपन्यास भी इनके हैं, एक उपन्यास करके है 12 घंटे करके है, 63 में ये भी है 12 घंटे। एक उपन्यास इनका अप्सरा का शाप करके है, तो अप्सरा का शाप ये भी है 65 में। इसी तरीके से क्यों फंसे करके एक उपन्यास है, क्यों फंसे, और ये क्यों फंसे कब आता है 1968 में। इनके अलावा कह रहे हैं कि दो इन्होंने, ये सब तो इन्होंने जो लिखा सो लिखा, इनके अलावा यशपाल ने जो है 2 ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। उन ऐतिहासिक उपन्यासों की बात करें, जो ऐतिहासिक उपन्यास है जिसकी चर्चा इन्होंने की है, एक तो इन्होंने दिव्या की बात की है, दिव्या उपन्यास जो है 1945, और दूसरी बात की है अमिता की। अमिता लिखा गया है 56 में। दिव्या में कह रहे हैं कि अगर आप देखें दिव्या जो उपन्यास है इनका, उसमें आपको देखने को क्या मिलेगा, दोनों एक तो ऐतिहासिक उपन्यास है, लेकिन दिव्या में रचनात्मक मार्क्सवादी दृष्टि की सार्थकता देखी जा सकती है। अमिता में हृदय परिवर्तन। कहते हैं कि दिव्या से एक दशक पूर्व यानी 10 साल पहले, 10 साल पहले अगर आप देखें तो कह रहे हैं कि भगवती चरण वर्मा जो है, इन्होंने कौन सा लिखा था, भगवती चरण वर्मा का आपने जरूर पढ़ा होगा चित्रलेखा, चित्रलेखा करके उपन्यास है। कह रहे कि जो चित्रलेखा 1934 ये प्रकाशित हो चुका था इनका 45 में, और चित्रलेखा लगभग 1934 में 34 में। चित्रलेखा में कहते जहाँ योग भोग पाप पुण्य की समस्या को नियतिवादी दृष्टि से बांधकर मनुष्य को निष्क्रिय बना दिया गया, और किंतु एक विशिष्ट अवधारणा से संबंध होकर दिव्या को सार्थकता मिलती है। अब दिव्या की थोड़ी कहानी ये विस्तार में बात करते हैं। दिव्या आपने पढ़ा होगा, नहीं कभी आपको सुनना हो तो यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, मेरे इस चैनल पे जरूर सुनिए। थोड़ी सी इसकी कहानी बताते हैं कि देखिए इसमें क्या होता है, एक कुल, एक गणतंत्र होता है, मद्र कुल गणतंत्र। वहां की जाति वर्ग वर्ण आदि के अनेक अंतर विरोध की पृष्ठभूमि में दिव्या को रखकर सबसे बड़ी बात है इसकी नारी की वर्ग स्थिति, उसकी दास स्थिति को उजागर किया है। जैसे दिव्या क्या होती है, बहुत रईस खानदान की होती है, गणतंत्र के जो धर्मस्थ होते हैं यानी सबसे सर्वोच्च व्यक्ति वहाँ के प्रभावशाली व्यक्ति, तो एक तरीके से दिव्या समझिए राजकुमारी होती है। तो धर्मस्थ देव शर्मा की पोती प्रपोत्री होती है, और जो राज नर्तकी मल्लिका है उनकी ये शिष्या होती है। अब यहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे यानी जो राजकुमारी होती है तो वहाँ पे एक मधुपर्व की घटना होती है। वहाँ पे वो शुरुआत में जब ये उपन्यास शुरू होता है तो कैसे वो मराली नृत्य के कारण सरस्वती पुत्री चुनी जाती है।
एक समय उसको दासपुत्र पृथुसेन होता है वहां पे, जिसको आप समझिए निम्न मध्य वर्ग का, निम्न कुल का समझा जाता है, लेकिन उसको प्रेम पृथुसेन, जो निम्न वर्ग का दासपुत्र है, उससे प्रेम हो जाता है। वो सबसे सर्वश्रेष्ठ खड़गधारी होता है। लेकिन उसी पृथुसेन से, उस दासपुत्र से प्रेम की वजह से दिव्या का जो हाल होता है, अंत तक ये उपन्यास में नारी की दुर्गति को दिखाता है कि दिव्या की सेविका में, जिस पे वो बैठ के जाती है, जैसे डोली है, उसमें जब कंधा लगाने की बात आती है, पृथुसेन आता है, तो कैसे उसको रोक दिया जाता है, क्योंकि वो निम्न कुल का है। पृथुसेन के प्रेम पास में बचकर दिव्या एक समय गर्भवती हो जाती है। अपनी पत्नी के डर से पृथुसेन जो है उसे दासी के रूप में नहीं स्वीकार कर पाता। घर से भागने के अलावा दिव्या के पास कोई विकल्प नहीं होता। मल्लिका उसे पुनः ले आती है और वो नर्तकी हो जाती है। यानी एक राजकुमारी का ये हाल होता है कि एक समय वो नर्तकी बन जाती है। लेकिन द्विज कन्या होने का, यानी वो ब्राह्मण की कन्या है, तो द्विज कन्या होने का नैतिक बंधन उसे राजनर्तकी भी नहीं रहने देता। अंत में पृथुसेन, सवर्ण, रुद्रधीर और चारवाक मारिच, ये 3 लोग आते हैं। तो अलग अलग उससे पृथुसेन होता है, सवर्ण, रुद्रधीर होता है और चारवाक दर्शन का प्रतिपादक, यहाँ चारवाक दर्शन को भी दिखाएगा, मारिच होता है। उससे प्रेम की याचना तीनों करते हैं, लेकिन वो सिर्फ जाती है मारिच का आश्रय लेती है। क्यों? मारिच जो कहता है कि मैं देवी को राजप्रसाद में महादेवी का आसन नहीं दिला सकता और न निर्वाण के मिथ्या सुख का आसन ही दे सकता हूँ, लेकिन ये नश्वर जीवन में संतोष की अनुभूति में दे सकता हूँ और संतति की परंपरा में मानव की अमरता में दे सकता हूँ। इसलिए वो एक समय पृथुसेन, जो एक समय उसका प्रेम था, उसको भी छोड़ देती है। रुद्रदीप जो कि सवर्ण है, राजकुमार, उसको भी छोड़ देती है और वो किसके साथ जाती है? मारिच का चुनाव करती है। इस भौतिकवादी दृष्टि को अपनाने पर ही नारी की वर्गीय श्रृंखला टूट सकती है। नारी के संबंध में यशपाल द्वारा उठाए गए प्रश्नों की ये यथार्थ और सही परिणति है। तो बहुत ही जबरदस्त, जैसे झूठा सच पढ़ते हैं, ऐसे दिव्या उपन्यास इनका है। अब देखिए दूसरे नंबर पे इन्होंने प्रगतिवाद में जिस लेखक की बात की है, राहुल सांकृत्यायन जी की। तो हम बात करते हैं, एक पेज ले लेते हैं। दूसरे इन्होंने किसकी बात की है? राहुल सांकृत्यायन के बारे में। देखिए यहाँ पे बात किया है इन्होंने, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन के बारे में कहते हैं, अनेक भाषाविद, अप्रतिम घुमक्कड़ इतिहास पुरातत्ववेत्ता थे, लेकिन ये किस दर्शन को एक उसके पक्षधर थे? तो राहुल सांकृत्यायन जो है वो किस दर्शन के पक्षधर थे? ये बौद्ध दर्शन और प्लस मार्क्सवादी दर्शन, क्योंकि आप ये समझेंगे तभी इनके उपन्यास को समझ पाएंगे। तो बौद्ध दर्शन प्लस मार्क्सवादी दृष्टिकोण। कहते हैं कुछ दिनों तक ये सांकृत्यायन जी कुछ दिनों तक कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी थे, उनके उपन्यासों पर वो दिखता है, लेकिन मार्क्सवादी दर्शन की वकालत करना उनका मुख्य लक्ष्य था। इसके क्रम में अगर आप इनकी रचनाओं की बात करेंगे, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं, तो जिनका जिक्र बच्चन जी ने किया है, एक रचना है जीने के लिए, रचना का नाम है जीने के लिए, 1940। दूसरा सिंह सेनापति, 44। जय योद्धे, 44। जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय योद्धे, मधुर स्वप्न, 49। विस्मृत यात्री, 54।
लेकिन इसमें इन्होंने बात की है जीने के लिए पे, कि जीने के लिए जो है इसमें जमींदारों के शोषक चरित्र उभारने के साथ साथ सशस्त्र क्रांति का समर्थन किया गया है। ऐसे ही मधुर स्वप्न की बात करें तो कहते हैं, जैसा इसके नाम से यह स्पष्ट है कि इसमें साम्यवादी जीवन दर्शन के अनुरूप आर्थिक समता के आधार पर धरती पर स्वर्ग उतार लाने का सपना देखा गया। मधुर स्वप्न मतलब एक समानता की स्थिति आ जाए, मधुर स्वप्न वो साकार हो। विस्मृत यात्री, इसमें कहते हैं कि बौद्ध नरेंद्र यश के माध्यम से वो बौद्ध दर्शन ही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उस चीज को रखते हैं। सिंह सेनापति और जय योद्धे, ये कहते हैं इसके कथानक क्रमशः देखें तो लिच्छवी और योद्धेय गणतंत्र के ऐतिहासिक इतिवृत्त पर आधारित है। दोनों ही उपन्यासों में गणतंत्र और राजतंत्र की सांस्कृतिक आर्थिक गतिविधियों की तुलनात्मक ढंग से प्रस्तुति रखी गई। दोनों में ही राजतंत्र ब्राह्मण तंत्र पर गहरा आक्रमण किया गया है, यानी दोनों में ही। सिंह ने सेनापति का सिंह व्यक्ति का नहीं, गढ़ का प्रतिनिधि है, और इसी प्रकार जय योद्धेय, जय भी सामूहिकता का प्रतिनिधि। गढ़ों में नारी स्वातंत्र, श्रम, महिमा और संपत्ति पर समान अधिकार को गौरव प्राप्त है। गढ़ में ये चीजें हैं। जहां तक नारी की स्वच्छंदता या स्वैर विहार का संबंध है, राहुल सांकृत्यायन यशपाल से कहते हैं कि कहीं अधिक गैर मार्क्सवादी है। उस समय तक नारी के संबंध में कहते हैं मार्क्सवादियों की दृष्टि का धुंधलका साफ नहीं हो पाया था। उस समय स्वच्छ गिलास में स्वच्छ पानी की यौन नैतिकता का चलन था। वास्तविकता ये कि राहुल ने अपने उपन्यासों को मार्क्सवादी जीवन दृष्टि के प्रचार का साधन मान लिया है, इसलिए सारे उपन्यास अत्यंत शिथिल और स्थूल से लगते हैं। इसके बाद यदि दूसरे नंबर पे जब ये बात करते हैं राहुल सांकृत्यायन की, तो तीसरे नंबर पे इन्होंने किस लेखक की बात की है इसमें? यशपाल जी के बाद हमने सांकृत्यायन जी को देखा। तीसरे नंबर पे ये बात करते हैं रांगे राघव। रांगे राघव का देखिए समय तो 1923 से लेकर 1962 तक। कहते हैं कि माँ बाप का दिया हुआ नाम इनको रांगे राघव का पूरा नाम बताया गया है। क्या नाम है? एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। त्र्यंबक वीर राघवाचार्य, ये नाम। बाद में इन्होंने अपना नाम क्या रांगे राघव रख लिया था। और फिर ये कवि का, उपन्यासकार, कहानीकार, और सबसे बड़ी बात है इनका जो दृष्टिकोण है, ये विश्वास किस चीज में रखते थे? मार्क्सवादी। लेकिन विश्वास रखते थे, पर उन्होंने मार्क्सवाद को कभी शाश्वत सत्य नहीं माना, ये चीज है। और अलग अलग इनके उपन्यासों में, करीबन इनके उपन्यासों में जिक्र किया है कि इन्होंने 39 उपन्यास प्रकाशित हुए इनके, और उनमें से भी आप देखेंगे इन 39 उपन्यासों में भी जो जिक्र किया गया है, जैसे घरौंदे, घरौंदे विषाद मठ, तो घरौंदे है, विषाद मठ है, मुर्दों का टीला है, सीधा साधा रास्ता है, सीधा सादा रास्ता। देखिए सीधा साधा रास्ता आप पढ़ रहे हैं ना, एक और पढ़े होंगे आप उपन्यास, भगवती चरण वर्मा का एक उपन्यास है, कुछ मिलता जुलता नाम है, और इन्होंने क्या लिखा था? यही चीज अगर देखे तो उन्होंने टेढ़े मेढ़े रास्ते लिखे थे, टेढ़े मेढ़े रास्ते। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने कुल 39 उपन्यास वैसे इनका प्रकाशित हुआ, लेकिन आपको पढ़ना क्या है? इनका 46 में आया, 1946 में घरौंदे आया। विषाद मठ भी लगभग वही है, 46 में ही। मुर्दों का टीला 48 में आया। सीधा साधा रास्ता करके 1951 में। और इसी तरीके से और भी है, अंधेरे का जुगनू करके है, और भी उपन्यास में देखें, एक उपन्यास इनका है अंधेरे का जुगनू करके है, ये 1953 में।
और मुर्दों का टीला तो हो ही गया, कब तक पुकारूं करके है। कब तक पुकारो, ये बहुत ज्यादा महत्व की दृश्य है। यानी घरोदय, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, अंधेरे का जुगनू विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? मुर्दों का टीला और कब तक पुकारो। अब यदि देखें तो कहते हैं कि अगर आप जब एक एक उपन्यास की बात करो तो जैसे घरौदे है, घरौदे में कहते हैं वया संधि की कमजोरियों का उभार ज्यादा है, फिर भी लेखक की वर्गीय चेतना की झलक मिलती है। जो विषाद मठ है ये किस पे है? ये बंगाल के अकाल पर है। तो यानी विषय वस्तु की दृश्य देखें तो ये जो उपन्यास है विषाद मठ, ये है बंगाल के अकाल पर। विषय वस्तु भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। बंगाल के अकाल पर ये लिखा गया है, एक सामान्य उपन्यास। लेकिन जो इनका सीधा साधा रास्ता है, कहते हैं जैसे भगवती चरण वर्मा ने टेढ़े मेढ़े रास्ते लिखे थे, उसी के जवाब में इन्होंने लिखा। लेकिन वर्मा जी ने जो सीधे जो टेढ़े मेढ़े लिखे वो नैराश्य और नियतिवादी के अंधेरे में खो जाता है, जबकि सीधा साधा रास्ता मंजिल का निर्देश दे जाता है। दो पात्र होते हैं, उमानाथ और ब्रह्मदत्त। उनके माध्यम से वर्गीय संस्कार के कारण जो उमानाथ है वो पदभ्रष्ट हो जाता है, जबकि ब्रह्मदत्त है वो कम्युनिस्ट है, इसलिए वह सच्चे अर्थों में शोषितों का पक्षधर बन के सामने आता है। मुर्दों का टीला एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास इनका है, और कहते हुए इसलिए नहीं कि जो प्रागैतिहासिक सभ्यता है उसका संश्लिष्ट चित्र हमारे सामने रहता है, बल्कि ये है कि ये शोषित वर्ग की जुझारू चेतना को संवेदना के साथ जोड़कर रखता है। तो सीधे साधे रास्ते की तरह इसकी वर्गीय दृष्टि अलग से ही नहीं दिखती है। इसमें आप मुर्दों के टीले में आर्य द्रविड़ गणतंत्र राजधन स्वामी दास ये सब देखेंगे, धन लोलुपता, नारी मुक्ति, सुख समृद्धि, ये सारी चीजें। कहते हैं कि इसमें सुख समृद्ध द्रविड़ गणतंत्र को व्यक्तिक महत्वाकांक्षा से अभिप्रेरित इसमें सृष्टि मणिबंध, ये जो पात्र है जिसका जिक्र करते हैं इसमें मुर्दों के टीले में, कि सृष्टि मणिबंध जो है निरंकुश राजतंत्र में बदल देता है। दास गणतंत्र में भी थे और राजतंत्र में, यानी कह रहे हैं कि दास को मिला के दोनों में थे, लेकिन जो दास राजतंत्र में रहते थे उनकी स्थिति ज्यादा खराब थी। बर्बर जो मणिबंध था उसके विरोध में गायक बिल्ली भितूर, विश्व विजित, नीलूफर ये सब खड़े होते हैं। तो इस तरीके से ये मुर्दों का टीला प्रगतिशील चेतना के कलात्मक विन्यास की दिशा में कारगर उपन्यास के उसमें आता है। ऐसे ही कब तक जो पुकारूं करके है इनका, इसमें क्या है, कहते हैं कि इसमें जरायम पेशा वाले, तो यानी ये जो है नटों से संबंधित है, नटों से संबंधित उपन्यास है। आज के सभ्य कहे जाने वाले समाज के शोषण और अत्याचार से संत्रस्त ईश्वर की रोमांचक कथा इसमें रखा गया है। इसके बाद जो है इन्होंने जिसकी बात की है वो है भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त, इनके बारे में कह रहे हैं कि ये उपन्यास जो है भैरव प्रसाद गुप्त के उपन्यास खाटी मार्क्सवादी विचारधारा से परिचालित रेखीय निष्कर्षवादी है। तो इनके भी कुछ उपन्यासों का जिक्र किया गया है, जिनमें जैसे मशाल, मशाल के अलावा गंगा मैया, सती मैया का चौरा। अब देखिए सती मैया का चौरा बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, प्रीवियस का क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। सती मैया का चौरा ये है, जिसका समय अगर देखें तो 1956। आशा है इसी क्रम में ऐसे ही बांधी करके। मशाल भैरव प्रसाद गुप्त का 1951 में है, गंगा मैया करके 1955 में है, सती मैया का चौरा 56 में, आशा है 1963, और बांदी अगर देखें तो ये है 71। ये अन्य उपन्यास है। कहते शुरुआत में तीनों जो पहले तीनों उपन्यास है उसमें आप देखेंगे साम्यवादी और मार्क्सवादी विचारधारा उसी का अनुवाद किया गया है, यानी साम्यवादी, ये साम्यवादी प्लस मार्क्सवादी, पहले के तीनों में यानी मशाल में, गंगा मैया में, सती मैया का चौरा।
इसमें कह रहे हैं कि दोनों चीज़ों का अनुवाद है इसमें, पहले तीन उपन्यासों में इनके अनुदित है ये। मशाल में भी देखेंगे तो मशाल जो इनका है ये मजदूर आंदोलन संयुक्त मोर्चा लाल रोशनी के माध्यम से इंकलाबी रास्ता दिखाने का काम। गंगा मैया जो है उसका नायक किसानों की सामूहिक शक्ति को आधार बनाकर जमींदारों से मोर्चा लेता है। और जो सती मैया का चौरा वो समय समय पर ग्रहण की गई जो कम्युनिस्ट जो है उनकी गलत सही नीतियां उनके समर्थन में लिखा गया है सती मैया का चौरा। और अमृत राय के बीज में उठाई गई जो राजनीतिक मान्यताएं हैं, अमृत राय का जो बीज उपन्यास है उसमें कह रहे हैं जो बीज में उठाई गई राजनीतिक मान्यताएं हैं उनको इसमें भी उठाया गया, यानी सती मैया के चौरा में भी। तो लगता है, कहते हैं कि ये जो है उपन्यास, ऐसा लगता है ये जो अमृत राय, ये मुंशी प्रेमचंद जी राय के बेटे अमृत राय का जैसे जो बीज उपन्यास है, कह रहे हैं ये मुद्दा वहां पे भी यहाँ पे भी है। तो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो है अमृत राय के बीज में उठाई गई राजनीतिक मान्यताओं को इसमें भी उठाया गया, तो लगता है बीज से प्रभावित है। कांग्रेस आंदोलन की भरपूर भर्त्सना करते हुए एक सरलीकृत निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, इलाज केवल एक है और वो है जनता में वर्ग चेतना पैदा करना, जनता की मुक्ति की लड़ाई को वर्ग संघर्ष के स्तर पर ले जाना। तो इस तरीके से अमृत राय का जो पहला उपन्यास, यानी एक लेखक के तौर पे इन्होंने अमृत राय का भी जिक्र किया है। तो अमृत राय का पहला उपन्यास इनका ये भी है। बीज जो है इनका अगर देखें तो एक तरीके से देखें इनका पहला उपन्यास है और ये कब आया था 1953 में। और कहते हैं कि अमृत राय का पहला उपन्यास बीज 53 में मार्क्सवादी कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए लिखा गया प्रतीत होता है। प्रेमचंद की तरह इनमें भी परिवार के भीतर की सामाजिक राजनीतिक समस्याओं को उठाने की कोशिश की गई है, किंतु एक बधे हुए नजरिए से परिवार और राजनीति की समस्याओं को सरल तरीके से। उस समय जो साम्यवादी विचार और नारों के प्रति ध्वनियों से उपन्यास भरा पड़ा है। कहते बुढ़े गांधी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। रूस आज के एरेनबर्ग के उपन्यास अप्रतिम है। तो कहते रूस आज के इतिहास का जो जोशी सत्य है। सन 42 की क्रांति आत्महत्या थी। सोलोखो इलिया एरेनबर्ग के उपन्यास अप्रतिम है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र भ्रांति के निवारक है। अंत में जो मेहतर है वर्ग, उनके जुलूस में शामिल होकर नायक की पत्नी उस घायल हो जाती है। उसी समय जेल से छूटा हुआ उसका पति उसे भावुकतापूर्ण रटा हुआ वाक्य मिला देता है, तेरे इस घाव में हमारे नए जीवन की विराट अस्तित्व का बीज छिपा है और ये बीज है। तो कहते हैं सच तो ये है कि ये उपन्यास तत्कालीन साम्यवादी सोच विचार का बद्धारूपक बन गया। ना तो सोलोखोव से कुछ सीखा गया और न इलिया एरेनबर्ग। तो दो लोगों का जिक्र यहाँ पे आता है। देखिए तो पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे इन्होंने सोलोखोव का जिक्र किया है, इलिया एरेनबर्ग का जिक्र किया है। तो कहते हैं कि युवा जनोचित उत्साह उसे एक और सपाट बना देता है। इसके अलावा अगर देखें नागफनी का देश, हाथी के दांत, जंगल और सुख दुख के बाद उनका एक बृहद काय उपन्यास करके धुआं करके आता है। तो इनके कुछ और उपन्यासों का यहाँ पे जिक्र मिलता है, जैसे नागफनी का देश, दूसरा हाथी के दांत और तीसरा जंगल और सुख दुख। इनके अलावा कहते हैं कि बाद में एक आता है धुआं करके, ये बाद में आता है 77 में लगभग। इसमें कहते हैं एक विशाल फलक पर देश में व्याप्त बहुस्तरीय भ्रष्टाचार है वो चीज देखने को मिलता है। तो बीच के लेखक का सारा उत्साह ही धुआं हो गया। एक पात्र साम्यवादी दल की आलोचना करता हुआ कहता है, नहीं इन्हें देश की वास्तविकता से कुछ लेना देना, अपना किताबी ज्ञान बघार है, बाकी तो सब भटके हुए लोग हैं। तो इस उपन्यास में कहते हैं कि जैसे उपन्यास में अगर देखें तो कहते हैं इसमें प्रेम कहानियां भी हैं। बीज में लेखक की खुद की भूमिका यही है, लेकिन ये मोहभंग कहीं ले नहीं जाता। बीज में तो प्रेम और विवाह को प्रगतिशील नजरिए से रखा गया था, किंतु जो धुआं है उसके नारायण और रागिनी का प्रेम तो एक प्रतिक्रियावादी परिणय तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से सब धुआं हो जाता है। इसके अलावा मार्क्सवादी उपन्यासकारों में बाद में एकदम लास्ट में ये जिक्र और दो लोगों का करते हैं, उनकी रचनाओं वगैरह की बात तो नहीं करते हैं। तो जब वन लाइनर जब हम पढ़ेंगे तो उनमें इनकी चर्चा कर लेंगे। एक मनमथ गुप्त की बात करते हैं, एक हंस राज रहवर की बात करते हैं।
कि और मार्क्सवादी ये लोग भी हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने जो है जो लेखक जो है इसमें इन्होंने जिक्र किया प्रगतिवादी, मार्क्सवादी, यथार्थवादी उपन्यास में, उनको हमने कवर कर लिया है। अब हमारा जो तीसरा सेक्शन इसका रहेगा वो सामाजिक सांस्कृतिक, सांस्कृतिक मिथ की आंचलिक और आधुनिकतावादी। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट 2 क्लास में हम इनको भी कवर कर लेंगे। और मैंने बताया कि ये जितने भी हैं, जो शुक्ल का एमसीक्यू है या बच्चन की सीरीज का जो सारी चीज़ें, जो 1000 वाला हमने आपका वो बनाया हुआ है, पूरा ऐप में एक कोर्स चल रहा है, ये सारे क्लासेज पीडीएफ सब वहीं पे आपको अपडेट मिलेंगे। ये बच्चन सीरीज में एक क्लास को अपडेट कर दिया जाएगा वहाँ पे, और बाकी पहले से बहुत सारे क्लास अपडेट हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।